चलो आज हम दो नई फिगर्स पढ़ेंगे मेंसुरेशन में। एक को क्या बोलते हैं रेक्टेंगल और एक को क्या बोलेंगे स्क्वायर। तो और दो इंपॉर्टेंट फिगर्स होती है हमारी 2D मेंसुरेशन की। एक को क्या बोलते हैं रेक्टेंगल और एक को क्या बोला। अब जब रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, ये एक ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है जिसके दो साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, जिसके दो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं और उसके बाद उसके सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री। कुछ बात समझ आई? ठीक है, तो इसमें एक 4 साइडेड फिगर है, स्क्वायर भी होती है 4 साइडेड फिगर। बात समझ आई? लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है फिलहाल, यहां के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। यहां ऑल साइड्स आर इक्वल, सारे साइड्स क्या होते हैं एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। ये है इन दोनों की बेसिक डेफिनेशन। बात समझ आई? तो रेक्टेंगल के बारे में हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। आई बात समझ? और साथ में क्या कहेंगे, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ आई? फिलहाल हम इसके क्वेश्चंस आज सॉल्व करते हैं, कल हम इनकी कुछ जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल ये समझो 2D मेंसुरेशन में हम क्या निकालते थे, एरिया पेरीमीटर, ऐसा ही है। फिलहाल हमें समझ आया रेक्टेंगल कौन है, एक ऐसा 4 साइडेड फिगर जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं और सारे एंगल्स क्या होते हैं। अब स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। बात समझ आई? तो ये बेसिक सी डेफिनेशन है, इससे ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। समझ आया इतना? तो हमारे पास एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है स्क्वायर, दोनों होती है 4 साइडेड फिगर्स। समझ आया? अब इस रेक्टेंगल की डेफिनेशन में हम क्या कहेंगे, ये एक ऐसी 4 साइडेड फिगर होती है जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। तो ये पेयर ऑफ साइड है ना, ये अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल और पैरेलल, और इनका हम नाम देते हैं फिलहाल लेंथ। और ये अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं, इनका नाम क्या देंगे, ब्रेड्थ। बात समझ आई? ठीक है, तो रेक्टेंगल में लेंथ और लेंथ पैरेलल और इक्वल होती है, ब्रेड्थ और ब्रेड्थ पैरेलल और इक्वल होती है। अब हमें यहाँ क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बच्चे को पता है किसके बराबर होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो रेक्टेंगल का एरिया होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, याद है ना। ऐसे ही अगर मुझे देखना है रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर किस चीज को बोलते हैं, चारों साइड्स का सम, चारों बाउंड्रीज का सम। तो यहां जब हम सम करेंगे बी एल, बी और एल आया तो ऐसा हुआ लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, कितने आए 2, लेंथ भी क्या है 2, तो हम कहेंगे ये बना ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेड्थ, वही बन जाएगा 2 कॉमन एल प्लस बी। अब हमें क्या याद रखना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इस रेक्टेंगल में या 2D मेंसुरेशन की किसी भी फिगर में हम क्या करते हैं, एक तो एरिया की फॉर्मूला याद रखते हैं और पेरीमीटर की फॉर्मूला याद रखते हैं। समझा? यहाँ और एक फॉर्मूला आ जाएगी, उसकी तरफ ध्यान से देखना। ये है ना हमारा रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल के अपोजिट 2 वर्टिसेस को हम ज्वाइन करेंगे। तो जैसे ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करने की वजह से डायगोनल बनेगा। आई बात समझ? इस चीज को क्या बोलते हैं, डायगोनल। एक ये डायगोनल बनेगा, एक ये भी डायगोनल बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इस डायगोनल की बात कर रहा हूं। ये जो डायगोनल है, इस डायगोनल की वजह से यहां क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज मिल जाएगा। तो हम कहेंगे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल जो है वो किसके बराबर है, डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मैंने इस ट्रायंगल में अब पाइथागोरस थ्योरम यूज की। आई बात समझ? तो हम कहेंगे डायगोनल स्क्वायर किसके बराबर है, लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर। ये स्क्वायर वहां क्या बनेगा, रूट। तो हम कहेंगे डायगोनल बराबर होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस रेक्टेंगल की हमें 3 कहानियां याद रखनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ,
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। और डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर है? ये कौन सा वाला डायगोनल है? ये वाला डायगोनल भी है और ये वाला भी है, दोनों में से कोई सा भी एक। समझ आया इतना? तो अब यहाँ तीन चीजें हमें याद रखनी है इन दो फिगर्स के बारे में। एरिया है यहाँ का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ का एरिया, यहाँ का पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और यहाँ का डायगोनल अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ निकाला ना एरिया, वैसे ही हम यहाँ भी एरिया निकालेंगे, लेकिन यहाँ की एक खासियत हमें याद रखनी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा समझ आ रहा है हम पढ़ क्या रहे हैं? ठीक है, तो 2D मेंसुरेशन में हमने पीछे ट्रायंगल पढ़ा था, अब हमने आज नई फिगर देखी, कौन सी? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का ही एक और चचेरा भाई होता है जिसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है, अब रेक्टेंगल में 4 साइडेड फिगर होती है, स्क्वायर भी क्या है? 4 साइडेड फिगर। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू। अब जरा इसकी तरफ देखो और रेक्टेंगल की डेफिनेशन देखो। यहां की डेफिनेशन क्या थी? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड, अब आप मुझे बताओ, अपोजिट साइड्स इसमें पैरेलल है, इक्वल है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, हाँ पैरेलल है। तो हम ये कहेंगे स्क्वायर जो है ना रेक्टेंगल की डेफिनेशन में प्रॉपरली फिट होता है, इसलिए जो भी स्क्वायर है वो बाद में स्क्वायर है, पहले वो क्या है? तो याद रखना ये चीज, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। बात समझ आई? तो कोई भी स्क्वायर उठाओ वो क्या होगा? वो स्क्वायर तो है ही है, लेकिन साथ में क्या है? अब जरा रेक्टेंगल की डेफिनेशन देखो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड, क्या इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल है? इसमें है अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90, क्या ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 है? तो ये जो डेफिनेशन थी ना किसके लिए थी? रेक्टेंगल के लिए। लेकिन यही सारी डेफिनेशन इस फिगर में प्रॉपरली फिट होती है, इसलिए हम कहेंगे ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। लेकिन उल्टा जरूरी नहीं है, ठीक है? बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। हो सकता है लेकिन सारे नहीं होंगे। बात समझ आई? लेकिन हर एक स्क्वायर क्या होगा? रेक्टेंगल। आई कहानी समझ? तो ये चीज आप याद रखोगे, हर कोई स्क्वायर क्या होता है? रेक्टेंगल भी होता है। अब हम देखेंगे एरिया की फॉर्मूला। किसके एरिया की फॉर्मूला? स्क्वायर की। स्क्वायर बोलेगा ना मैं रेक्टेंगल हूं, तो जो रेक्टेंगल का है ना वो सब कुछ किसको मिलेगा? स्क्वायर को भी मिलेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना था? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यहां भी होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेकिन इसकी लेंथ कितनी है? ए। इसकी ब्रेड्थ कितनी है? तो ए इंटू ए क्या बना? ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड स्क्वायर के बराबर होता है। आई बात समझ? तो ये हम पहली चीज याद रखेंगे इधर, और ऑलमोस्ट हर एक बच्चे को इतना तो याद होता ही है। समझ आया? एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? साइड स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर था? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब अगर यहां मुझे पेरीमीटर निकालना है तो फर्स्ट फॉर्मूला थी एरिया की, सेकंड क्या बन जाएगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है? सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज या सम ऑफ ऑल साइड्स। वो कितने हैं? 4a। इट मींस पेरीमीटर बनेगा किसके बराबर? 4 टाइम्स a। आई बात समझ? क्योंकि चारों साइड्स a था, इसलिए पेरीमीटर किसके बराबर है? 4 टाइम्स a। ठीक है, अब यहां निकालेंगे हम थर्ड चीज जिसको क्या बोलेंगे? डायगोनल। पीछे हमने पाइथागोरस ट्रिपलेट पढ़ा था, याद है? कितने ट्रिपलेट? 3। 3 4 के साथ कौन बैठेगा? 5। 12 13 के साथ और क्या आता है? 5। 5 12 13। और a के साथ क्या आता है? a√2। अब यहां देखो, ये है ना हमारा डायगोनल। जैसे ही मैं ये डायगोनल बना रहा हूं, इस डायगोनल की वजह से ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये कितना है? a। ये भी क्या है? फिर ये क्या होगा? a√2। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a√2। ये 3 फॉर्मूलाज है जो हमें याद रखनी है। अब जिसको नहीं समझ आया कि ये a√2 कहां से आया, हम ये कह सकते हैं ना, ये किसका डायगोनल है? रेक्टेंगल का। लेकिन हर एक रेक्टेंगल, हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल भी होता है। तो अगर ये रेक्टेंगल की फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हम स्क्वायर में भी अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। अब यहां बताओ, अंडर रूट तो अंडर रूट है, एल कितना है वहां? a² प्लस
वो भी ए स्क्वायर है। तो लेंथ भी ए है और ब्रेडथ भी ए है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर। रूट और अंडर 2 को अंडर रूट अलग दो, ए स्क्वायर को भी अंडर रूट अलग दो, ठीक है। स्क्वायर और रूट कैंसल, तो a इंटू रूट 2 क्या बना, a रूट 2, समझ आया, ठीक है। तो ये वही से निकलता है, लेकिन हमने पीछे याद किया है कि a के साथ क्या बैठता है, हाइपोटेन्यूज a रूट 2, समझ आया। अब हमें इन दोनों फिगर्स में तीन फॉर्मूलाज याद करनी है। रेक्टेंगल और स्क्वायर में, रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेड, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड, स्क्वायर का पेरीमीटर 4 टाइम्स साइड, समझ आया, 4 है। यहाँ का डायगोनल होता है हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ का डायगोनल होता है ए के साथ क्या बैठेगा, तो यहाँ का डायगोनल होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वहाँ का डायगोनल क्या होगा, ए रूट 2, समझ आया। अब ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, लिखो इतना फिलहाल जल्दी से, इतना समझ आया। अब आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, रेक्टेंगल के 3 फॉर्मूलाज और स्क्वायर के 3 फॉर्मूलाज, फिर कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेंथ गिवन है, ब्रेडथ गिवन है, एरिया निकालो। एग्जाम में उतने ज़्यादा आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन स्टिल एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड, जल्दी से, ये आसान क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा। एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल having length is equal to 15 centimeter and breadth is equal to 20 centimeter। इतना आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जल्दी से। किया सॉल्व, बस इतनी देर में हो जाना चाहिए था, क्या है, किया। एरिया, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, क्या था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो लेंथ 15 है, ब्रेड्थ 20 है, किया सॉल्व, ठीक है। अब इस पे मत जाओ, ये ज्यादा बड़ा है वो छोटा है, कर लो क्वेश्चन, आएगा सॉल्व करना। एरिया किसके बराबर है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो बना 15 इंटू 20, क्या बना 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा हमारा एरिया। पेरीमीटर किसके बराबर है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 तो 2 है, लेंथ है 15, ब्रेड्थ है 20, तो बना 2 इंटू 35, कितना बना 70 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। पेरीमीटर लेंथ होता है, तो पेरीमीटर का यूनिट 1 ही होता है, एरिया का यूनिट इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर होता है, यही पढ़ा है ना हमने, ठीक है। और क्या निकालना था, डायगोनल। डायगोनल किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या तो क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करो, ठीक है, फिलहाल सॉल्व कर लो, आएगा सॉल्व करना। अंडर रूट ऑफ 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, बताओ क्या बना, 225 प्लस 400, कितना बना 625 का अंडर रूट। 625 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, 25 का, तो हमारा आंसर है रूट ऑफ 25 का स्क्वायर। स्क्वायर और ये खत्म, आंसर क्या आया 25। आई बात समझ, वरना वो ट्रिपलेट याद है ना आपको, कौन सा, 3 4 के साथ कौन बैठता है 5, अगर 3 4 के साथ 5 बैठा, यहाँ था 15 20 के साथ क्या आएगा 3 4 5, और इसके बीच की रिलेशन क्या है, into 5, ठीक है। तो इस ट्रिपलेट को
कुछ भी नया इनटू करो तो नया ट्रिपलेट मिलेगा, यही हमने सीखा है। ठीक है, तो 3 5s are 15, 4 5s are 20, तो 5 5s are क्या बना 25, ये हमारा आंसर होगा। आई बात समझ? ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं इतना आसान क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? शाबाश, आई बात समझ? तो एरिया किसके बराबर था? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहां एल और बी का वैल्यू पुट करना है। पेरीमीटर किसके बराबर था? ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वैल्यू पुट करना था। डायगोनल किसके बराबर है? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैल्यूज पुट करने थे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और हमने पीछे ट्रायंगल में एक ट्रिपलेट याद किया था, कौन सा? 3 4 के साथ कौन बैठता है? 5। तो 3 को इंटू करो 5, 4 को इंटू 5 तो 20 बना, वैसे ही 5 को जब इंटू 5 करेंगे तो क्या बना? 25। इस एक ट्रिपलेट को कुछ भी नया नंबर मल्टीप्लाई करो तो नया ट्रिपलेट मिल जाएगा, यही हमने सीखा है। आई बात समझ? समझ आया? तो बेसिक से क्वेश्चंस तो यही होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में इतने आसान क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे जैसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ sowing seeds in a rectangular field of length 40 meter and breadth 25 मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ कितनी है? 40 मीटर और इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 25 मीटर। एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास जिसमें ये लेंथ है, ये क्या है? ब्रेड्थ। लेंथ गिवन है 40 मीटर और ब्रेड्थ कितनी गिवन है? 25 मीटर। इस रेक्टेंगुलर फील्ड पे क्या लगाने हैं? सीड्स। वो सीड्स कहाँ लगेंगे? एरिया में। इट मींस मुझे एरिया निकालना है। एरिया मिल जाएगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। फिर क्वेश्चन ने बोला बताओ कितने पैसे लगेंगे अगर रेट है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे कितने पैसे लगे? 20। तो कितने मीटर स्क्वायर निकलेगा वो एरिया से मिल जाएगा। उस एरिया को इंटू 20 करो, हमें आंसर मिलेगा। तो कॉस्ट किसके बराबर होता है? एरिया इंटू रेट। ठीक है, हमें कॉस्ट ही निकालना है ना, तो निकालो अलग से एरिया, वो यहां पुट करो, 20 मल्टीप्लाई करो, आंसर मिल जाएगा। आई बात समझ? आया समझ? ठीक है, तो एरिया किसके बराबर है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 25 इंटू 4 बना 100 के साथ आएगा 0, इतना हमारा बनेगा। 1000 मीटर स्क्वायर पे मुझे सीड्स लगाने हैं, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर पे कितने पैसे चलेंगे? 20। तो एरिया था 1000 इंटू करोगे 20, तो आंसर क्या आएगा? 20,000। समझ आया? आई बात समझ? ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है अब, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने ट्रायंगल में ऑलरेडी पढ़े हैं। ठीक है, अब ये सीधा क्वेश्चन है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ गिवन था, हमें क्या निकालना था? कॉस्ट। और कॉस्ट किसके बराबर है? एरिया इंटू रेट। अब आप डायरेक्ट यही पे वैल्यू पुट कर सकते हो, यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करो। कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट। एरिया कितना था? 40 इंटू 25। रेट कितनी थी? 20। ये हमारा आंसर है। आई बात समझ? अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन था ना, इसमें लेंथ ब्रेड्थ गिवन थी, रेट गिवन थी, हमें क्या निकालना था? कॉस्ट। अगले क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन होगा, रेट भी गिवन होगा, लेंथ ब्रेड्थ में एक गिवन होगा, एक निकालना है। समझ आया? लिखो क्वेश्चन। आ रहा है समझ? द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, द लेंथ of a rectangular field is 60 meters. 60. The length of a rectangular field is 60 meter. If the cost of sowing seeds at the rate of ₹10 per meter square, if the cost of sowing seeds at the rate of ₹10 per meter square
is rupees 24,000. If the cost of sowing seeds at the rate of rupees 10 per meter square is rupees 24,000, find the breadth of the field. Find the breadth of the field. ठीक है, बस ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, आएगा। कॉस्ट गिवन है, पिछले क्वेश्चन में वही निकालना था। कॉस्ट गिवन है, रेट गिवन है, एरिया का लेंथ गिवन है, इट मींस ब्रेड्थ निकालनी है। ठीक है, कर लो सॉल्व। हमें ये पता है ना अभी पैसे कितने लगेंगे, एरिया इनटू रेट, ऐसा ही है। लेकिन एरिया खुद किसके बराबर है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और इनटू करेंगे रेट, हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। ऐसा ही है। अब कॉस्ट पता है कितना, 24,000, तो पुट करो। लेंथ पता है कितनी, 60। ब्रेड्थ पता है नहीं, रेट पता है 10। आई बात समझ। अब ब्रेड्थ कैसे निकलेगी, इन दोनों चीज़ों को यहाँ डिवाइड में लाओ। ठीक है, तो ब्रेड्थ बराबर होगी 24,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 10। एक और एक, 2 0 कैंसल, 6 1 जार 6, 4 जार, तो 4 के साथ 0, इट मीन्स ब्रेड्थ कितनी आई, 40 मीटर। ये इसका आंसर। ठीक है, ये भी टफ क्वेश्चन नहीं है, ये बच्चों वाले क्वेश्चंस है, इतना तो जल्दी जल्दी आधे मिनट में ही हो जाना चाहिए। आई बात समझ। अब जब भी सीड्स लगाएंगे, ये सीड्स कहाँ लगाएंगे हम, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर, और अंदर वाली चीज क्या होती है, एरिया। समझ आया। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है, समझ आ रहा है, आ रहा है समझ। आप क्यों नींद कर रहे हो सारे लोग, बढ़े आगे। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़े आगे, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश, आ रहा है समझ। लिखोगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ fencing, find the cost of fencing a rectangular field, find the cost of fencing a rectangular field of length 60 meter, find the cost of fencing a rectangular field of length 60 meter and breadth 30 meter at the rate of rupees 20 per meter, at the rate of rupees 20 per meter। अब क्या करना है, शाबाश। अब फेंसिंग करनी है। फेंसिंग कहाँ होगी, शाबाश। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, किसका कॉस्ट निकालो। फेंसिंग कहाँ करोगे, पेरीमीटर पे, तो फेंसिंग यहां होगी। समझ आई बात। ठीक है, तो फेंसिंग कहां करनी है, पेरीमीटर पे। तो अभी तक हम बोलते थे कॉस्ट बराबर होता है एरिया इनटू रेट, वो तो सोइंग सीड्स थे, सीड्स लगाने थे पूरे एरिया में। अब क्या करना है, फेंसिंग करनी है। तो फेंसिंग का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर। तो पीछे बन रहा था कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट, लेकिन इस टाइम क्या बनेगा, कॉस्ट इज इक्वल टू पेरीमीटर इनटू रेट। बताओ पेरीमीटर किसके बराबर होता है, ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 तो 2 है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ क्या बना 90, प्लस रेट क्या है 20, इनटू है। हाँ, रेट कितनी है 20, तो ये बनेगा 2 इंटू 90 इज 180 इंटू 20, 2 इंटू 18 इज 36 के साथ 20, तो कितने पैसे लगने वाले हैं 3600। अब इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है, पीछे जब होता था ना कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इनटू रेट, वहां की जो रेट थी ना, यहां चेक करो, वहां की जो रेट थी वो पर मीटर स्क्वायर पे थी, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। यहां जब फेंसिंग करेंगे ना तो रेट किस में आई, पर, क्योंकि फेंसिंग जो है वो पेरीमीटर को होगी, और पेरीमीटर का यूनिट इन टर्म्स ऑफ मीटर ही होता है, ना कि मीटर स्क्वायर। समझ आई बात, कंफ्यूजन।
है कंफ्यूजन? तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, लेंथ और ब्रेड दोनों गिवन थे, रेट भी गिवन थी, हमें क्या निकालना था, कॉस्ट। कभी कभी क्वेश्चन उल्टा भी पूछ सकता है, कॉस्ट गिवन होगा, रेट भी गिवन होगा, लेंथ ब्रेड में एक गिवन होगा, एक निकालना है। समझ आया? आएगा? देखो क्वेश्चन, ये नहीं है टफ, ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस है। लिखो क्वेश्चन, हाँ, द breadth of rectangular field, the breadth of rectangular field is 60 meter. The breadth of rectangular field is 60 meter. Full stop के बाद the cost of fencing at the rate of rupees 40 per meter is rupees 7,200. The cost of fencing at the rate of rupees 40 per meter is rupees 7,200. Find the length of rectangular field. Find the length of rectangular field. आएगा? शाबाश, कर लो आराम से। ये भी हो जाना चाहिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। किया? बोलो, मिला आंसर? शाबाश। अब हम कहेंगे, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 30। कैसे? कॉस्ट बराबर होता है पेरीमीटर इनटू रेट। बताओ, कॉस्ट गिवन है? शाबाश, कितना? 7,200। पेरीमीटर बराबर होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ। रेट कितनी है? 40। आई बात समझ? अब इसको जब सॉल्व करोगे, इसमें से लेंथ निकालनी है, ब्रेड्थ गिवन है कितना? 60। तो इस ब्रेड्थ के बदले 60 आएगा। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो। 2 इंटू एल क्या बना? 12 प्लस 2 इंटू 60 120। आई बात समझ? और ये ब्रैकेट अब इन दोनों के साथ चल के इंटू हो जाएगा 40। अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? बच्चा बोलता है ये 120 इंटू 40 है, ये इंटू 40 दोनों को है। समझा? तो इन दोनों के साथ ब्रैकेट अलग चलेगा, इन दोनों को इंटू क्या करना है? 40। अब बेहतर है डायरेक्ट इस इंटू 40 को यहाँ क्या लाओ? डिवाइडेड में। तो 7,200 डिवाइडेड बाई 40 इज इक्वल टू 2L प्लस 120। समझ आया? आई बात समझ? 0 0 कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिलेशन। 4 1 जार 4, 18 जार कि 19 जार? 18 जार। आई बात समझ? कितना बना? 180। 180 को प्लस 120 यहाँ क्या जाएगा? माइनस, इज इक्वल टू 2L। ये बचा 60 इज इक्वल टू 2L। L बराबर आया 60/2। L कितना आया? 30। ये कुछ बेसिक और बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं। एग्जाम में अगर ये वाले क्वेश्चंस पूछे ना, तो समझ लेना हर एक बच्चे को 120 में से 120 आने वाले हैं। समझ आई बात? इससे आगे बढ़े तो ये हमने ट्रायंगल में भी हल्का सा कंसेप्ट सीखा है कि एरिया ऑफ सोइंग सीड्स का कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, पेरीमीटर से क्या फेंसिंग होती है, कैसे होती है। आई बात समझ? तो अब यहाँ 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर सीड्स लगाने हैं एरिया में लगेंगे, अगर फेंसिंग करनी है तो पेरीमीटर में लगेंगे। तो तब जाके कॉस्ट बराबर होगा एरिया के टाइम एरिया इंटू रेट, और कॉस्ट बराबर होगा फेंसिंग के टाइम पेरीमीटर इंटू रेट। आई बात समझ? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? इसके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। बड़े आगे, थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ। बड़े आगे, शाबाश। अब इसके बाद एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हम आज पहली बार देख रहे हैं। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स
फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिखना, क्योंकि अब हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं और यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने क्या लिखा? फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर that are required to pave a rectangular path that are required to pave a rectangular path of length 40 meter and breadth 20 meter। ऐसे वाले क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब एक नया कंसेप्ट हमारे लिए चलेगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस के बाद आपको खुद समझ आएगा ये भी आसान है, ये कोई टफ नहीं है, लेकिन एक बार बच्चे ने ऐसे क्वेश्चंस देखे हुए होने चाहिए। ठीक है, पढ़े हम। अब सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है एक रेक्टेंगुलर पाथ था। बस पेन नीचे रखो, एक क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा, बाकी आप ध्यान से करना। क्वेश्चन ने क्या बोला? एक रेक्टेंगुलर पाथ है, इसकी लेंथ कितनी है? 40 मीटर और इसकी ब्रेड्थ कितनी है? 20 मीटर। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पाथ है। क्वेश्चन कह रहा है इस रेक्टेंगुलर पाथ में हमने क्या लगाए? स्क्वायर टाइल्स। जब टाइल्स लगाएंगे ना तो वो ऐसी लगेंगी ना, और टाइल का डायमेंशन क्या है? वो टाइल कैसी है? रेक्टेंगुलर के स्क्वायर। तो ऐसे स्क्वायर टाइल्स लग रही है, ऐसे एक स्क्वायर टाइल, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। आई बात समझ? तो ऐसे हमारी टाइल्स लग रही है। ये टाइल्स जब लग रही है ना, ये स्क्वायर वाली है, लेकिन फील्ड कैसा है? रेक्टेंगुलर। धीरे धीरे करके जब ये टाइल्स लगेंगी, ये क्या कर रही है? ये टाइल्स इस रेक्टेंगुलर पाथ के एरिया को कवर कर रही है। आई बात समझ? तो हम कहेंगे एरिया ऑफ पाथ जो है ये बराबर होगा एरिया ऑफ टाइल। बोलेंगे ना ऐसा ही, एरिया ऑफ पाथ किसके बराबर है? लेकिन एक टाइल की बहुत सारी टाइल, सारी, इसलिए हम कहते हैं इधर ऐसे, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू n टाइम्स एरिया ऑफ टाइल। इसमें कितनी टाइल्स? पाथ कितना है? एक ही, लेकिन टाइल्स कितनी लगेंगी? बहुत सारी। एरिया ऑफ एक टाइल इतना है, हमारे पास ऐसी कितनी लगेंगी? बहुत सारी। तो ये छोटे छोटे टाइल्स ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे, ऐसे लगेंगे। जैसे जैसे मैं टाइल्स लगा रहा हूं, हो क्या रहा है? एरिया कवर हो रहा है। फिर मैं कहूंगा पूरे पाथ का एरिया किसने कवर किया? टाइल ने। लेकिन कितनी टाइल्स ने? बहुत सारे ने। तो n टाइम्स एरिया ऑफ वन टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ। क्वेश्चन ने बोला निकालो नंबर ऑफ टाइल्स। तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर होगा एरिया ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय, ये एरिया ऑफ टाइल यहाँ इनटू था ना, वहां क्या जाएगा? डिवाइड। तो ये बनेगा एरिया ऑफ टाइल। ये भी इंटरेस्टिंग और कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम कहेंगे n टाइम्स एरिया ऑफ टाइल किसके बराबर है? एरिया ऑफ पाथ। n किसके बराबर होगा? इनटू एरिया ऑफ टाइल, यहाँ क्या जाएगा? डिवाइड। अब ख्याल रखना है इनका, मीटर मीटर वो किस में है? सेंटीमीटर्स में। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे, बताओ एरिया ऑफ पाथ कैसा था? रेक्टेंगुलर था ना। तो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर है? लेंथ इनटू, इंपॉर्टेंट 40 और 20 नहीं है, इंपॉर्टेंट मीटर और मीटर है। तो एरिया ऑफ पाथ कितना आया? 40 इंटू 20। वैसे ही एरिया ऑफ टाइल, और वो टाइल कैसी है? स्क्वायर। बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है? साइड इंटू साइड। तो हम यहां लिखेंगे 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। अब हमें किसका ख्याल रखना है? यूनिट्स का। यहां से आंसर सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है, ऊपर क्या है? अब या तो ऊपर मीटर वालों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, या नीचे सेंटीमीटर वालों को मीटर में कन्वर्ट करो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कन्वर्जन पता होना चाहिए। मीटर को मैं कैसे बनाऊं सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मैं कैसे बनाऊं मीटर? बताओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? सेंटी का मतलब क्या हुआ? सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब 100 और सेंटी का मतलब 100th। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए इनटू 100 करना पड़ेगा, और वापस क्या करना पड़ेगा?
डिवाइडेड बाय 100। अब आपकी मर्जी है, या तो सेंटीमीटर को मीटर बनाओ या तो मीटर को सेंटीमीटर बनाओ। समझ आया? अब हम यहाँ मीटर को ही क्या बनाते हैं, सेंटीमीटर। तो 40 इंटू 100 तो ये सेंटीमीटर बनेगा, 20 इंटू 100 करेंगे तो 20 मीटर बनेगा, 20 इंटू 100 सेंटीमीटर। समझा? डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 कैंसल। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी क्योंकि हम n ही निकाल रहे हैं। n का मतलब कितने, 4, 5, 10, 20। आई बात समझ? यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा 1 0 1 0 मतलब 2 0 कैंसल। n का वैल्यू आएगा 40 इंटू 100 इंटू 20। 2 4 8 के साथ टोटल 4 जीरोस। तो कितने स्क्वायर टाइल्स लगेंगे? 80,000। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कंफर्म एग्जाम में पूछा जाएगा। आई बात समझ? अब इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ने बोला रेक्टेंगुलर पाथ को स्क्वायर टाइल से फिल करना है, पेव करना है। आई बात समझ? तो जब स्क्वायर टाइल से हम इसको फिल कर रहे हैं, हो क्या रहा है, पूरे पाथ का एरिया किसने कब्जा किया? टाइल्स ने। तो हम कहेंगे n टाइम्स एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ, और n किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। अब यहां पाथ कैसा था? रेक्टेंगुलर। टाइल्स कैसी थी? कभी कभी उल्टा हो सकता है, स्क्वायर पाथ को रेक्टेंगुलर टाइल्स, और कभी कभी सेम भी हो सकता है। टाइल भी है रेक्टेंगुलर, फील्ड भी है रेक्टेंगुलर, टाइल भी है स्क्वायर और फील्ड भी है स्क्वायर, कुछ भी पूछा जा सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, और ये नहीं है टफ। आपको सिंपली क्या याद रखना है, फील्ड पे जब मैंने टाइल लगाई, हो क्या रहा है, ये टाइल्स फील्ड के एरिया को कवर कर रही है। इसलिए हम कहेंगे एरिया ऑफ पाथ बराबर होगा एरिया ऑफ टाइल। पाथ तो एक ही है लेकिन टाइल्स बहुत सारी है, तो n टाइम्स एरिया ऑफ टाइल इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ। समझ आया? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा ये एग्जाम में, इसको समझने की कोशिश करो। ठीक है, लिखो, ये लिखो आराम से। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालने थे? नंबर ऑफ टाइल्स। और टाइल कैसी थी? स्क्वायर टाइल। फील्ड कैसा था? कभी कभी दोनों सेम भी हो सकते हैं, दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। एक और क्वेश्चन ऐसा वाला करोगे खुद? लिखो क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स, फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। तो ये टाइल के डायमेंशन है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइल्स 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर that are required to pave a rectangular path, to pave a rectangular path, comma 60 meter by 50 meter। ठीक है, अब ख्याल किसका रखोगे? यूनिट्स का। जल्दी से आंसर निकालो। ये भी एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आपका काम इस मेंसुरेशन में यही है, हर एक फिगर की अपनी अपनी फॉर्मूला याद रखना। मिलेगा आंसर? शाबाश। जल्दी जल्दी, इसी को थोड़ा सा और टफ बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। किया फिलहाल सॉल्व। अब हमें क्या पता है, n नंबर ऑफ टाइल्स बराबर होता है एरिया ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। ऐसा ही पता है ना? ठीक है, बताओ पाथ के डायमेंशंस क्या थे? 60 50 मीटर मीटर था ना, तो हम लिखेंगे 60 इंटू 100 तो बनेगा सेंटीमीटर, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर सेंटीमीटर था। 50 इंटू 100 ये भी क्या बनेगा? सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर इंटू
15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 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 सारा कैंसल। इट मीन्स हमें एक आंसर नंबर मिलेगा क्योंकि हमें नंबर ही निकालना था। अब हल्की सी कैंसिलेशन है, आएगी सॉल्व करना, ठीक है। 15 1s are 15, 4s are 20, 1s are 20, 5s are, आई बात समझ, ठीक है। 4 5s are 20 into 5 is 100। 100 के साथ 1 2 और 3 zeros, ठीक है। इट मीन्स 1 लाख टाइल्स लगेंगे। यही मिला था आंसर, शाबाश, आई बात समझ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या निकाला, नंबर ऑफ टाइल्स। कल जाके इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है बताओ कितने पैसे लगे, समझ आया। सेम यही क्वेश्चन होगा लेकिन क्वेश्चन क्या बोलेगा, बोलो कितने पैसे लगे, लेकिन क्वेश्चन वही से बोलेगा एक टाइल इतने की है। अब हमें नंबर ऑफ टाइल्स पता है ना, तो अब अगर कॉस्ट निकालना होगा पहले निकालेंगे नंबर ऑफ टाइल, फिर देखेंगे एक टाइल कितने की होगी, ये हमें आंसर मिलेगा। तो कॉस्ट किसके बराबर होगा, अब यहां नंबर ऑफ टाइल्स इनटू हर टाइल की रेट, समझ आया, आई बात समझ। तो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एग्जामिनर तक है, या तो वो सिर्फ आपको बोलेगा निकालो नंबर ऑफ टाइल्स, कभी कभी इससे भी आगे जाके एक और स्टेप करना पड़ेगा। वो क्या बोलेगा, बताओ कितने पैसों में टाइल्स आएंगे, समझ आया। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ। आज तो हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस किए, कल हम धीरे धीरे करके टफ क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। लेकिन जितना भी पढ़ रहे हैं ना, इसको घर में बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो पहले। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द रेक्टेंगुलर फील्ड of dimensions, find the cost of paving the rectangular field of dimensions 80 meter by 60 meter by tiles। हमें पेव किसको करना है, रेक्टेंगुलर फील्ड को, किससे, टाइल से, बाय टाइल्स of dimension 15 centimeter by 10 centimeter by tiles of dimension 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके डायमेंशन क्या है, 80 मीटर बाई 60 मीटर। इसमें क्या लगानी है, टाइल्स, और छोटी छोटी टाइल्स का डायमेंशन क्या है, 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कॉस्ट निकालो, आगे लिखो, एट द रेट ऑफ ₹30 पर टाइल। एक एक टाइल कितने रुपए की आ रही है, 30 की। तो पहले टाइल देखेंगे लगेंगे कितने, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में n निकाला था, इनटू करना है फिर 30, कर लो जल्दी से। गर्मी है तो डरो मत इस चीज से, मेहनत करो। ये कोई मुश्किल नहीं है, आपका काम है बस बेसिक्स क्लियर करना, घर जाके जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करना। अब आप एसएसबी एनटी के लिए पढ़ रहे हो, लेकिन मेरा मानो एसएससी वाले पेपर्स भी निकालो, वहां से भी देखो मेंसुरेशन में कितने क्वेश्चंस पूछे हैं। कम से कम एसएससी तक वाली लेवल के हर एक क्वेश्चन आपको सॉल्व होने चाहिए। आज तो हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पढ़े, इनको ध्यान से कर लोगे तभी मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वरना अगर यही नहीं आएंगे तो मैं आगे कैसे बढ़ूँ, ठीक है। तो मेहनत करो, अच्छे से रिवाइज करो इस चीज को, आएगा ना क्वेश्चन सॉल्व करना। तो अब इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टाइल्स भी निकालना है और लास्ट में फिर कॉस्ट निकालेंगे। नंबर ऑफ टाइल्स किसके बराबर है, एरिया ऑफ पाथ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। बताओ क्या था पाथ का एरिया, 60 इंटू 100 इंटू 80 इंटू 100, कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गया। लेंथ इंटू ब्रेड, अब आप लेंथ इंटू ब्रेड कहो या ब्रेड इंटू लेंथ कहो एक ही बात है। ऊपर वाली सारी चीज सेंटीमीटर्स में आई, टाइल का एरिया क्या है 15 इंटू 10, ये भी सेंटीमीटर्स में, ठीक है। 15 1s are 15, 4s are, 1 0 इसने खत्म किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ टाइल्स बराबर आया 4 8s are 32,
के साथ 1 2 3 और 4, तो 3,20,000 टाइल्स लगेंगे। ये नंबर ऑफ टाइल्स है। कॉस्ट किसके बराबर आएगा? जितने नंबर है इनटू जितनी रेट है। रेट कितनी है? एक टाइल 30 रुपीज़ की है। आई बात समझ? तो आंसर होगा 32 इंटू 6 396 के साथ 1 0 तो इसका, 4 0 इसके। आई बात समझ? तो 96 लाख रुपीज़ लगेंगे। समझ आया इतना? यहाँ तक क्लियर हुआ? शाबाश। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो हमने आज पढ़ा ना, ये कुछ बेसिक से लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इतना आसान क्वेश्चन, अभी आसान है ना कि टफ है? एक बेसिक सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। समझ आया? अब हमने आज क्या पढ़ा वो समझो ध्यान से। हमने आज पढ़ा, एक साइड से था रेक्टेंगल जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ की डायमेंशन थी, एक साइड से था स्क्वायर जिसमें चारों साइड्स बराबर थे। ऐसा ही है। इस मेंसुरेशन में आपका काम है हर फिगर की फॉर्मूलाज याद रखना। अब यहाँ का एरिया किसके बराबर था? यहाँ का एरिया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यहाँ का एरिया साइड स्क्वायर, यहाँ का पेरीमीटर ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यहाँ का पेरीमीटर 4 है, यहाँ का डायगोनल अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ का डायगोनल ए अंडर रूट 2 है। फिलहाल आप इतनी चीज याद रखोगे तो आगे जाके और भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर हमने देखा था कुछ क्वेश्चंस कॉस्ट पे आते थे। कॉस्ट बराबर होता है समथिंग इनटू रेट। अब अगर वो एरिया वाइज होगा तो एरिया इनटू रेट, अगर वो फेंसिंग वाला क्वेश्चन होगा तो पेरीमीटर इनटू रेट, अगर वो टाइल्स वाला क्वेश्चन होगा तो नंबर इनटू रेट होगा। समझा? ऐसे हमसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, घर जाओ, जितना पढ़ा इसको पहले रिवाइज करो, फिर बुक खोलो और क्वेश्चन सॉल्व करो। जो आया अच्छी बात है, जो नहीं आया फोटो ले लो, मुझे दिखाओ, कल हम वही क्वेश्चंस करते हैं पहले। समझा? आई बात समझ? अच्छा बस, कल कंटिन्यू करते हैं।